हेलो क्लास, देखिए चलिए आज हम है ना, इसके पहले हम लोगों ने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, विद्युत धारा के बारे में पढ़ा, उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं चालकता के विषय में। ठीक है, अभी का आपका टॉपिक है चालकता। ठीक है, तो चालकता के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम लोग है ना एमसीक्यू इस फॉर्म में क्या कर रहे हैं, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी भी हम लोग जो महत्वपूर्ण आपको जो एमसीक्यू प्रश्न है, उसी के आधार पर जो आपका टॉपिक है ना भौतिकी का चालकता, ठीक है, इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका अगला प्रश्न कौन सा है। ठीक है, देखिएगा आपका अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि आपका अगला कहने का मतलब आपका जो पहला प्रश्न है, जिस प्रश्न से आपकी क्लास की शुरुआत हुई है, उस प्रश्न के बारे में। तो आपका जो पहला प्रश्न है, देखिए कि जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, और कम प्रतिरोध दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रश्न में आपसे पूछा गया है। ठीक है, जिस भी पदार्थ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको क्या देखने को मिलती है, ज़्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, और किस अवस्था में, तो बड़ी संख्या में। ठीक है, किस अवस्था में, तो बड़ी संख्या में, मुक्त अवस्था में। ठीक है, बड़ी संख्या में मुक्त अवस्था में, और उसका प्रतिरोध जो है क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। तो क्या होता है, जो करंट है उसमें अच्छे से फ्लो होता है, उसकी चालकता उसमें क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो जो चालकता है वो प्रतिरोध पर क्या होता है, प्रतिरोध पर है ना आधारित रहता है। कहने का मतलब, अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो चालकता कम होगी, प्रतिरोध कम होगा तो चालकता क्या हो, आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आपका पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कि बड़ी पहले तो कोई पदार्थ है ना, कोई पदार्थ है जिसमें बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बड़ी संख्या में या बहुत संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो है कम प्रतिरोध दर्शाता है, कम प्रतिरोध दर्शाता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, आपका प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, आपका ऑप्शन पहला है कुचालक। ठीक है, ऑप्शन आपका दूसरा है प्रेरक, ऑप्शन सी है चालक, और ऑप्शन डी है अर्धचालक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा, ये होगा ऑप्शन सी, जिसको आप क्या कहते हैं, चालक। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा, जिसको आप क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है चालक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न की सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। और यहाँ पर आपका प्रश्न में जो ऑप्शन है चांदी, अगला है कॉपर, अगला ऑप्शन है एल्युमिनियम, और अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है लोहा। इसमें आपको बताना है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो प्रश्न है, देखिए सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन में दिया है चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम और लोहा। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा, ये होगा चांदी। ठीक है, आपका जो उत्तर होगा, ये होगा चांदी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में है माइका, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है स्वर्ण, और ऑप्शन डी है चांदी। ठीक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक पूछा गया है। ठीक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, ये जो है चांदी है ना, चांदी ही विद्युत का क्या होता है, तो सर्वोत्तम चालक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत का अच्छा चालक होता है, आपको बताना है, या विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम,
ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है चांदी और ऑप्शन डी है सोना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका जो प्रश्न देखते हैं। देखिए जो ये प्रश्न है किस पर आधारित है, तो कथन और कारण पर आधारित है। तो ध्यान से सुनिएगा। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ की जगह या लोहे की छड़ की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। इसका कारण क्या है ये आपको बताने हैं। ठीक है, ये जो है कथन है और इसका कारण आगे दिया हुआ है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थिति में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, फिर इन सब चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो तड़ित चालक होता है ना, जो तड़ित चालक होता है इसके बारे में प्रश्न आपसे किया गया है कि लोहे की छड़ की जगह तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, लोहे की छड़ की जगह तांबे का इस्तेमाल जो है अच्छा होता है। ठीक है, तांबे का इस्तेमाल कैसा होता है तो ये आपको बताना है, अच्छा होता है। देखिए तड़ित चालक में आप लोहे के पदार्थ के स्थान पे अगर तांबे का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होता है, अच्छा होता है। और साथ ही तांबे के इस्तेमाल को तड़ित चालक में क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, वरीयता दी जाती है। तो ये चीज़ें एकदम सही है कथन में। कारण में देखिए आपके प्रश्न में बताया गया है कि लोहे की तुलना में जो तांबा होता है ना, कारण में बताया गया कि लोहे की तुलना में जो कारण होता है आपको याद रखना है, विद्युत का अच्छा सुचालक है। विद्युत का क्या है, अच्छा सुचालक है। साथ ही वायुमंडलीय परिस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आपको बताया गया है कि तांबा क्या होता है, विद्युत का अच्छा सुचालक है। ठीक है, विद्युत का अच्छा सुचालक है और साथ ही ये जो है ना वायुमंडलीय परिस्थिति में, ठीक है, वायुमंडलीय परिस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है। क्या, तो ऑक्सीकृत नहीं होता है। ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिली। ठीक है, तो याद रखेंगे जो तड़ित चालक होता है उसमें लोहे के स्थान पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो तांबे का। क्यों, क्योंकि तांबा जो है अच्छा सुचालक होता है और साथ ही वायुमंडलीय में परिस्थिति में ऑक्सीकृत नहीं होता। अगला देखिए आपका अगला प्रश्न है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है थॉम्सन प्रभाव, ऑप्शन बी है जूल प्रभाव, ऑप्शन सी है सीबेक प्रभाव, ऑप्शन डी है पेल्टियर प्रभाव और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखते हैं आपका संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण को पूछा गया है। ठीक है, संवाहक के तापक्रम, ठीक, संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण, ठीक है, संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें क्या होता है, विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विभव परिवर्तन होता है। और इस घटना को क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये थॉम्सन प्रभाव है। क्या, तो थॉम्सन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए जो संवाहक तापक्रम है ना, जो संवाहक पदार्थ है उसके तापक्रम में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है और उसके कारण उसके विभव में परिवर्तन होता है, ये कौन से प्रभाव के अंतर्गत आता है, कौन से प्रभाव में इसको बताया गया, तो आपको याद रखेंगे थॉम्सन प्रभाव में। किसमें, तो थॉम्सन प्रभाव में। इसके बारे में डिटेल हम लोग थ्योरी की क्लास में जाएंगे कि किस तरीके से ये होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अगला प्रश्न कि अति चालक का लक्षण क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है उच्च पारगम्यता, ऑप्शन बी है निम्न पारगम्यता, ऑप्शन सी है शून्य पारगम्यता और ऑप्शन डी है अनंत पारगम्यता। यहाँ पे अति चालक का लक्षण पूछा गया, किसका, तो अति चालक का। ठीक है, अति चालक का लक्षण क्या होता है ये आपको बताना है। और यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता या शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो होगा शून्य पारगम्यता, शून्य पारगम्यता। ठीक है, देखिए अगर पारगम्यता क्या होता है, शून्य देखने को मिलता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होगा, शून्य देखने को मिलेगा। प्रतिरोध अगर बिल्कुल नहीं होगा तो चालकता क्या होगी, तेज होगी, अति होगी। तो इसी को यहाँ पे क्या बोला गया है,
अतिचालक का लक्षण क्या है? तो शून्य का होना। क्या होना? शून्य होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपयों की बचत हो। ठीक है, देखिए ये दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि अतिचालकता किस तापमान पर, ठीक है, अत्यधिक आर्थिक महत्व का हो सकती है जिसमें लाखों रुपए की बचत हो। ठीक है, अतिचालकता के बारे में बताया गया है कि अतिचालकता किस तापमान पर आर्थिक महत्व का हो सकता है। ठीक है, आर्थिक महत्व का हो सकता है, ठीक है, जिसमें लाखों रुपए की बचत हो, लाखों रुपए की बचत हो। और आपका, चलो ये ऑप्शन में उत्तर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपका ऑप्शन है अत्यंत कम तापमान पर। आपका पहला ऑप्शन देखेंगे अत्यंत कम तापमान पर। आपका अगला ऑप्शन है उस तापमान पर जिस पर अर्धचालक हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगला ऑप्शन है सामान्य तापमान पर, और उसके बाद आपका अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी अत्यधिक ऊंचे तापमान पर। तो याद रखिए अतिचालकता जो है किस तापमान पर आर्थिक महत्व का हो सकती है, तो आपको याद रखना है सामान्य तापमान पर। कौन से तापमान पर? तो सामान्य तापमान पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान आपको कितना होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए 24 केल्विन, ऑप्शन बी है 133 केल्विन, ठीक है, ऑप्शन सी है 150 केल्विन और ऑप्शन डी है 300 केल्विन। ठीक है, देखिए यहाँ पे अतिचालकता द्वारा प्राप्त जो अधिकतम ताप है ये कितना होते हैं, ये बताया गया है, पूछा गया है ना। अतिचालकता द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान, ये कितना होता है ये पूछा गया है। और आपके ऑप्शन दिया हुआ है 24 केल्विन, 133 केल्विन, 150 केल्विन और 300 केल्विन। तो याद रखना है यहाँ जो है 300 केल्विन आपका आंसर तो हो जाएगा, लेकिन देखिए 300 केल्विन किस आधार पे है, तो देखिए परम शून्य ताप जो है अतिचालकता पे कितना देखने को मिलता है, आपको कितना केल्विन ही आपको देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे ये होता है 273, है ना, 273.15, ठीक है, सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। कितना? तो 273.15 सेंटीग्रेड आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये क्या था, परम शून्य ताप कब 1911 के समय से लेकर अभी तक चलते आ रहा था। लेकिन है ना 220 में इस परिघटना को परिवर्तित करने वाला एक वाक्य आपके सामने आया, जिसमें यह बताया गया है कि लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड या कमरे के तापमान पर, ठीक है, कमरे के तापमान के निकट 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 288 केल्विन पर, है 288 केल्विन वैल्यू पर आपको अतिचालकता का ताप अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने क्या देखा कि आपका प्रश्न पूछा गया था अतिचालकता जो है किस तापमान पर अधिक हमें प्राप्त होगा, तो आपको याद रखना है आपके ऑप्शन के हिसाब से 300 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब 1911 से लेकर 1920 के दौरान आपको देखने को क्या मिला कि इसका जो परम शून्य ताप होता है वो होता है 273.15 सेल्सियस, है ना, या सेंटीग्रेड देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, इसी के आसपास होना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 300 के आसपास हम लोग ले सकते थे। लेकिन 2020 में कुछ अलग और वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि कमरे के तापमान पर 15 डिग्री सेल्सियस या, ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड या, ठीक है, 288 केल्विन पर, कितना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 288 केल्विन पर आपको क्या देखने को मिला है, जो अतिचालकता का ताप है वो अधिकतम देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका देखेंगे अगला प्रश्न कि 9 आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक क्या है, मतलब नए खोज के द्वारा या नई आविष्कारक,
ठीक है। नए खोज है ना, नया खोजा गया तत्व या पदार्थ पूछा गया है जो अति चालकता को क्या करता है, बताता है। वो कौन सा तत्व या पदार्थ है ना, कौन सा धातु या मिश्र धातु है, इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और आपका प्रश्न देखते हैं फिर से कि किसी है ना कि नए खोजे गए उच्च ताप वाले अतिचालक कौन से हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, नए, ठीक है, खोजे गए, ठीक, नए खोजे गए जो उच्च ताप के अतिचालक कौन होते हैं आपको बताना है। ठीक है, उच्च ताप वाला अतिचालक, ठीक है, कौन सा होता है ये आपको बताना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा मिश्र धातुएं, ऑप्शन बी होगा शुद्ध दुर्लभ मृदा धातुएं, ऑप्शन सी होगा सिरेमिक ऑक्साइड और ऑप्शन डी होगा अकार्बनिक बहुलक। आपको इसमें से आंसर चूज करने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है सिरेमिक ऑक्साइड, ये जो है सही उत्तर होगा। क्या, तो सिरेमिक ऑक्साइड जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपका अगला प्रश्न की अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होती है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले आप क्या देख पाए यहाँ की अर्धचालक है ना, अर्धचालक की चालकता, ठीक है, अर्धचालक की चालकता आप देखते हैं ये जो है 0 डिग्री केल्विन, किसमें, तो 0 डिग्री केल्विन पर कितना होता है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन है 10⁵ ओम, 10⁻⁻1 ओम, 10⁻⁻5 ओम और अगला ऑप्शन है 0। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा ये होगा 0। ठीक है, यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा ये कौन सा होगा, तो 0 होगा, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर होता क्या है, स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध, ठीक है, गर्म करने पर, ठीक है, इसमें क्या परिवर्तन आता है ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए चालक पदार्थ कैसा है, तो अर्धचालक है। इसको आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जो प्रतिरोध है ये घटता है। प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, आपको याद रखना है, किसमें, अर्धचालक में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखेंगे कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध होता क्या है। सेम प्रश्न पूछा गया, आपको याद रखना है, घटता है। साथ ही एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, कैसे होता है ये आपको बताना है। ठीक है, एक अर्धचालक में विद्युत का चालन कैसे होता है आपको बताना है। ठीक है, अर्धचालक में विद्युत का चालन, किसका, तो विद्युत का चालन किस प्रकार से होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल इलेक्ट्रॉन्स द्वारा, ऑप्शन बी है केवल होल्स द्वारा, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा और ऑप्शन डी है ना इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा और नहीं होल्स द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा और साथ ही होल्स के भी द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा। ठीक, आगे बढ़िए और आपका अगला प्रश्न देखिएगा कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। ऑप्शन ए है संपूर्ण या अनंत, ऑप्शन बी है अल्प, ऑप्शन सी है उच्च और ऑप्शन डी है 0। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, इसका कारण क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है संपूर्ण अनंत, ऑप्शन बी है अल्प होता है, ऑप्शन सी उच्च या ऑप्शन डी है 0। देखिए ताप कितना है, तो परम शून्य ताप है ना। ताप देखेंगे तो परम शून्य ताप आप देख पाते हैं और इस पर जो अर्धचालक है, ठीक है, अर्धचालक का परम शून्य ताप पर प्रतिरोध आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये कितना होता है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रतिरोध देखने को मिलेगा संपूर्ण, है ना, जिसको बोलते हैं अनंत। कितना, तो पूरी तरीके से क्या करेगा, अनंत प्रतिरोध करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे
निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ठीक है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जर्मेनियम ही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कौन सी धातु जो है अर्धचालक की तरह, है ना, कौन सी धातु जो है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? कहाँ? तो ट्रांजिस्टर में। ठीक है, ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन देखिए आप, एक है तांबा, ठीक है, अगला ऑप्शन है जर्मेनियम, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट और ऑप्शन डी है चांदी। तो आपका जो ऑप्शन उत्तर होगा ये होगा, है ना, अर्धचालक मतलब जर्मेनियम। ठीक है, अर्धचालक का एग्जाम्पल आपको क्या देखने को मिलता है? तो जर्मेनियम। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कि जो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा ये आपको बताना है। ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए, ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ, ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये है, आपका याद रखना है, एल्युमिनियम ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ठीक है, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है चांदी। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी सिलिकॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? किसका? तो ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन ए है आर्सेनिक। ठीक है, ऑप्शन ए कौन सा है? आर्सेनिक है। ऑप्शन बी है जर्मेनियम। ठीक है, ऑप्शन बी कौन सा है? जर्मेनियम है। और ऑप्शन सी है ठीक है, आस्मियम, और ऑप्शन सी है आस्मियम, और साथ ही जो आपका ऑप्शन डी है ये है रेडियम। ऑप्शन डी है ये है रेडियम। तो हमारा जो प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर का जो महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है जर्मेनियम। कौन सा होता है? तो जर्मेनियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न में निम्न में से अर्धचालक कौन है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है क्वार्ट्ज, ऑप्शन सी है सिरेमिक्स और ऑप्शन चा है जर्मेनियम। ठीक है, तो अर्धचालक कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अर्धचालक कौन सा है ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। एक मिनट, है ना। चलिए ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों में देखेंगे कि आपका अगला प्रश्न जिस तरीके से पूछा गया था, प्रश्न है आपका कि अर्धचालक कौन कौन से पदार्थ हैं ये आपसे पूछा गया था। अब इसमें पहला ऑप्शन आपका था सिलिकॉन, दूसरा था क्वार्ट्ज, तीसरा था सेरेमिक्स और चौथा था जर्मेनियम। आपका जो उत्तर होगा ये आपको सिलेक्ट करके बताने हैं। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है ये था सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, यहाँ पर अर्धचालक का उत्तर आपको देखने को मिलेगा सिलिकॉन। क्या? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगला प्रश्न आप लोगों को देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न जो पूछा गया है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, ठीक है, ये पूछा गया है। और आपके ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक है प्लास्टिक, ठीक है, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा होता है आपका लकड़ी और चौथा होता है जर्मेनियम। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये होगा जर्मेनियम। ठीक है, यहाँ पर आपको जो सही आंसर देखने को मिलता है ये कौन सा है, तो जर्मेनियम। ठीक है, एक मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका हम लोग प्रश्न देख रहे थे अर्धचालक से संबंधित। तो इसमें जो होता है जर्मेनियम, ये आपका क्या होता है, उत्तर होता है। ठीक है, चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़े और आपका जो अगला प्रश्न आपको देखने को मिला था, ठीक है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है आपको बताना है। ठीक है, अर्धचालक जहाँ पे भी बातें होंगी आपको याद रखना है, या तो सिलिकॉन देखने को मिलेगा या जर्मेनियम देखने को मिलेगा, लेकिन वर्तमान में इस्तेमाल जो है सिलिकॉन का ज़्यादा हो रहा है जर्मेनियम के मुकाबले। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न देखिए कि भारत सरकार ने झामा, ठीक है, ये झामा क्या होता है ये समझेंगे आप। ठीक है, भारत सरकार ने झामा, ठीक है, भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उनमें से ऐसी धातु या ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होगा। वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है आपको बताना है। एक है फास्फोरस, दूसरा है जर्मेनियम, तीसरा है सिलिकॉन और चौथा है टंगस्टन। ठीक है, चौथा कौन सा है तो टंगस्टन। ठीक, तो झामा क्या होता है तो देखिए जो कोयला जला होता है ना उसी में क्या होता है, उसी को झामा कहते हैं। ठीक है, जब देखिए कोयला क्या होता है, जला होता है और उससे है ना एक पदार्थ निकाला जाता है, तो पदार्थ कौन सा होता है तो आपको याद रखना है जर्मेनियम, जला हुआ कोयला से निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, झामा कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं तो झामा कहते हैं। ये हो गया किसके बारे में तो जर्मेनियम के बारे में। ठीक है, चलिए जो आपका चालकता जो टॉपिक था इससे इतनी ही चीज़ें क्या है महत्वपूर्ण हैं, और इतनी चीज़ों के बारे में आप क्या करेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, चालकता के बारे में देखते क्या है कि इतनी ही चीज़ें क्या है महत्वपूर्ण है, और इतनी चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलिए इन सब चीज़ों का एक क्यों रीजन, क्योंकि बहुत कम चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं, तो इतनी चीज़ों को चालकता में हम लोगों ने देखा है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि पदार्थ, ठीक है, क्या होता है, बड़ी संख्या में होता है कोई पदार्थ जिसमें बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ जिसमें है ना बड़ी संख्या में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और उसकी प्रतिरोधकता जो कम होती है इसको क्या कहा जाता है तो याद रखेंगे ये चालक कहलाता है। क्या तो चालक कहलाता है। साथ ही आगे आप देखते हैं कि जो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा होता है तो आपको याद रखना है चांदी। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा होता है तो आपका उत्तर है चांदी। और साथ ही विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है तो आपको याद रखना है ये भी कौन सा होता है तो चांदी ही, है ना। आपका प्रश्न पूछा गया था कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है तो उसका उत्तर है चांदी, और उसी में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है तो उसका उत्तर भी चांदी होता है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो तड़ित चालक है ना, तड़ित चालक में लोहे की छड़ की जगह किसका इस्तेमाल किया जाता है तो आपको याद रखेंगे तांबे का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा होता है। आप यहाँ देखेंगे कि तांबा जो है ना, तांबे के इस्तेमाल का कारण क्या है तो तांबा एक अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, तांबा जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, साथ ही वायुमंडलीय आक्सीकृत से क्या होता है बचा रहता है। ठीक है, वायुमंडलीय आक्सीकृत से क्या होता है बचा रहता है। उसी प्रकार जो संवाहक तापक्रम में परिवर्तन आप देखते हैं और इसके कारण क्या होता है विभव में परिवर्तन होता है, ये प्रभाव कौन सा प्रभाव कहलाता है तो याद रखेंगे थॉमसन प्रभाव। कौन सा प्रभाव कहलाता है तो याद रखेंगे थॉमसन प्रभाव। साथ ही जो अतिचालक का लक्षण है, ये अतिचालक का लक्षण की पहचान किया है तो याद रखेंगे जहाँ शून्य पारगम्यता होगी वहाँ आपको अतिचालक का लक्षण जो है देखने को मिलता है। इसी में आगे देखते हैं कि अतिचालकता किस तापमान पर आर्थिक महत्व में लाखों रुपए की बचत करता है। ठीक है, अतिचालकता जो है किस तापमान पर आर्थिक महत्व का होता है, साथ ही लाखों रुपए की बचत करता है तो याद रखेंगे सामान्य तापमान पर। किसमें तो सामान्य तापमान पर। साथ ही अतिचालकता द्वारा जो प्राप्त अधिक तापमान है ये कितना होता है तो आपको याद रखना है 300 केल्विन। ठीक है, ये चीज़ें बदली कैसी हैं देखेंगे। परम शून्य तापमान 273.15 सेंटीग्रेड। साथ ही 2020 में इसमें खोज हुआ और उसमें पता चला कि कमरे के तापमान के समीप 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 288 केल्विन पर भी ये इसका अधिकतम तापमान प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखिए, नए खोजे गए जो उच्च ताप होते हैं इसकी अतिचालक जो है ये किस पर होती है तो याद रखेंगे सेरेमिक ऑक्साइड पर। ठीक है, ऐसा कौन सा नया पदार्थ खोजा गया जिसका ताप जो है अतिचालक होता है तो याद रखेंगे सेरेमिक ऑक्साइड। उसी प्रकार अर्धचालक जो है इसकी चालकता 0 डिग्री केल्विन पर कितना होता है तो आपको बताना है 0 होता है। ठीक है, साथ ही किसी अर्धचालक का प्रतिरोध जो है गर्म करने पर क्या होता है तो घटता है। इसी में अर्धचालक जो है इसका जो विद्युत चालन है ना, अर्धचालक का विद्युत चालन जो है आपको याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा होता है। किसमें द्वारा तो इलेक्ट्रॉन और होल्स द्वारा। साथ ही परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक का प्रतिरोध है ये जो है संपूर्ण या अनंत होता है, ये भी आपको याद रखना है।
अगला देखिए जो धातु है ये अर्धचालक तरह ट्रांजिस्टर प्रयोग है ना, धातु है, ठीक है, धातु है ये अर्धचालक तरह ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो है होता है, और ये कैसे होता है तो जर्मेनियम में, ठीक है, किसमें तो जर्मेनियम में। साथ ही ट्रांजिस्टर बनाने का जो सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है ये कौन है तो याद रखेंगे सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने में जो सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है तो सिलिकॉन। साथ ही ट्रांजिस्टर का जो महत्वपूर्ण भाग है वो कौन सा होता है तो याद रखना है जर्मेनियम। उसी प्रकार अर्धचालक कौन कौन से पदार्थ होते हैं तो दो नाम आपको याद रखना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसी में जो अर्धचालक में जर्मेनियम याद रखना है, झामा जो है जला हुआ कोयला होता है जिससे आपको क्या प्राप्त होता है जर्मेनियम होता है। चलिए आज की जो चालकता वाली क्लास है इसको मैं यहीं पर एंड करता हूँ, इसके बाद हम लोग आगे दूसरे क्लास की ओर बढ़ेंगे।